नमस्कार, सत श्रीकाल जी। तुसीं देख रहे हो देश तो विदेश। मैं रिकी डोगरा एक बार फिर इस मंच के उपर हाजिर, क्योंकि मैं हर बारी कहना होना कि शो तुसीं देखिया करो ये वाला, क्योंकि इस शो देखने तो बाद तुसीं समझ जाओगे कि वाकई ही विदेश जाने के रस्ते किहड़े-किहड़े हैगे ने, किहड़े-किहड़े कंसलटेंट जिहड़े हैगे ने वो तुहानूं भेज सकते हैं बाहरली कंट्रियां दे विच, कैनेडा, USA, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर UK वर्गी कंट्रियां दे विच। अज एक बार फिर असीं इस शो दे विच सद्दा दिता है शिवानी कपूर जी, जो कि वीज़ा बिनर इमीग्रेशन कंसलटेंट तो ने। आपां इन्हां दा स्वागत करते हैं। उस तो बाद जिहड़ा जिहा गलबात दा सिलसिला शुरू करांगे कि अज किहड़े टॉपिक ते गल करनी है। मैम स्वागत है जी, बहुत बहुत थैंक यू। शिवानी मैम, पहले तो तुसीं एक बारी साडे जिहड़ी ऑडियंस है, दर्शक ने, उन्हां नूं ये दस्सो कि अज तुसीं लेके की आए हो, किहड़ी इन्फॉर्मेशन लोकां वास्ते लेके आए हो। आज हम विजिटर वीज़ा को डिस्कस कर सकते हैं कि विजिटर वीज़ा के लिए अगर किसी क्लाइंट को जाना है तो वो कैसे जा सकता है। जिनके बच्चे कनाडा में पढ़ते हैं या जिनका कोई रिश्तेदार रहता है तो वो कैसे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK कहाँ पे जा सकता है, घूमने के लिए कैसे जा सकता है, मिलने के लिए अपने रिश्तेदारों को कैसे जा सकता है जी। मतलब अज आपां गल करनी है टूरिस्ट विजिटर वीज़ा ते, जिहड़े लोकी कैनेडा दे विच जाना चाहुंदे ने या किसी दा रिश्तेदार कैनेडा दे विच बैठा है, किसी दा बच्चा बैठा है, वो परिवार इत्थों कोई जाना चाहता कैनेडा दे विच विजिट करना चाहता अपने बच्चे कोल, तां किवें जा सकदा है, कैसे जा सकता है, तरीका की है फिर? देखिए, सही तरीका तो ये है कि आपका अगर तो आपका बच्चा किसी भी कंट्री में पढ़ रहा है, चाहे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK कहीं पे भी पढ़ रहा है, तो आप माँ बाप को वहाँ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, माँ बाप के वीज़ा में कोई दिक्कत नहीं आती। ज़्यादातर केसेस में माँ बाप को वीज़ा मिलता ही मिलता है। तो बेस्ट वे ये है कि आपका बच्चा वहाँ पे है, आप उसको जिस भी स्कूल या कॉलेज में वो पढ़ रहा है वहाँ पे उसकी जब भी कॉन्वोकेशन होती है, आप उस कॉन्वोकेशन की लेटर मंगा सकते हो और यहाँ से आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है, आपके अकाउंट में 4-5 लाख रुपए कम से कम होने चाहिए। जो भी माँ बाप मतलब एक एप्लीकेंट के अकॉर्डिंग या फिर दो एप्लीकेंट? अगर दोनों एप्लीकेंट है तो 6-7 लाख, अगर एक एप्लीकेंट है तो 4 लाख मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो वो आप इतने अपने फंड्स दिखा के आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो कि हम अपने बच्चे से मिलने जा रहे हैं। आपके बच्चे की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं कि वहाँ पे वो कौन से कॉलेज में है, कहाँ पढ़ रहा है, उसकी कॉन्वोकेशन की डेट कब है, और वहाँ पे जो बच्चा है वो कितनी देर से रह रहा है, कहाँ पे रह रहा है, उसका रेंट एग्रीमेंट वगैरह अगर है या नहीं है, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपका बच्चा किसी भी देश में है, चाहे वो वहाँ पे पढ़ने गया, चाहे वो विजिटर पे, चाहे वो वहाँ पे वर्क परमिट पे है, या चाहे वो वहाँ पे सेटल है, सिटीजन है, PR है, तो आप आराम से वहाँ पे जा सकते हो। उनसे मिलने के लिए तो बिल्कुल ही जा सकते हो। अच्छा, कई बार मैं देखता हूँ ना कि अगर किसी परिवार का कोई बच्चा कैनेडा दे विच गया होया है, हुंदा क्या है कि मन के चलो कि उसका सैप्टेंबर इनटेक सीगा, सैप्टेंबर च बच्चे ने क्लासेस शुरू कीतियां, अक्तूबर च उसदा बर्थडे आ गया। हाँ जी, हुंदा कई बार ये चांसेस होंदे ने। हुण परिवार की ये कोशिश होंदी है कि बच्चा पहली बार जिहड़ा क्योंकि +2 लेवल ते बच्चे ने जाना हुंदा है, एक तो बच्चा उत्थे इकल्ला भी फील करता है, क्योंकि जो +2 लेवल च हुंदा बच्चा 17-18 साल की उम्र होंदी है, तो बच्चे नूं हुंदा कि बर्थडे जिहड़ा अज तक जिहड़े 17-18 बर्थडे सीगे वो तो घरदियां नाल ही सैलीब्रेट करते हैं। हुण ये जिहड़ा पहला बर्थडे आया, ये उहदे लई एक बर्थडे नहीं, ये बर्डन भी हो जाता कई बार, क्योंकि बच्चे नूं ये लगदा कि हुण मैं कल्ला इत्थे। तो परिवार की कोशिश होंदी है कि इस बहाने, बर्थडे के बहाने अप्लाई किया जाए। तो कंसलटेंट कई बार गाइड करते होंगे कि तुहाडे बच्चे का बर्थडे हैगा है, तुसीं इस बहाने नाल अप्लाई कर दो तो तुहाडा वीज़ा आ जाएगा। ये रीजन होंदे ने। बिल्कुल, देखिए बर्थडे तो एक बहाना ही है। अगर आपका बच्चा कहीं पे भी किसी भी फॉरेन कंट्री में, तो आपको बहाना ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि उसका बर्थडे आएगा या फिर उसकी अगर हमारे बहू बेटा वहाँ पे है तो उनकी एनिवर्सरी है या उसने घर में कोई पाठ रखवाया तो हम तो जा रहे हैं। आपको इन बहानों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी की शादी है वहाँ पे तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, चलो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो कि वो हम शादी अटेंड करने जा रहे हैं और उसमें वीज़ा मिलने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चे से मिलने जाना चाहते हो और वो दूर देश में कहीं पे भी बैठा है, कनाडा फॉरेन में कहीं पे भी है या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, तो आप आराम से जा सकते हो। आपको किसी बहाना ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे बोलिए कि हमें अपने बच्चे की याद आ रही है और हम मिलने जा रहे हैं। मतलब अगर सीधे तरीके नाल जे मैं कहां जे अप्लाई की जाए फाइल, तो वीज़ा के चांसेस वो भी होंदे ने। ये नहीं है कि मतलब कह सकते हैं आपां कि तुसीं तोड़ मरोड़ के गल नूं पेश करो एम्बेसी दे आगे, या फिर तुसीं कह सकते हो कि बर्थडे है, या फिर जी अगर कोई होर किसी के घरे कोई फंक्शन हैगा या किसी की एनिवर्सरी हैगी है, कोई पाठ रखिया, इहो जिहियां चीज़ां दे अगर तुसीं बहाना ना बना के जिहड़ा जे बेसिकली। बिल्कुल, अगर तो देखो आप किसी के घर में पाठ है तो भी आप लगा सकते हो, वो आपके कितने क्लोज है। ये सब कुछ देखो केस टू केस डिपेंड करता है। अगर आपके बच्चे का बर्थडे आ रहा है, अगर आपके फंड्स अच्छे हैं, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो आप वो बीच में चीज़ डाल सकते हो कि हमारे बच्चे का बर्थडे आ रहा है, हम उसे मिलने जाना चाहते हैं, हमारा बच्चा 5-6 महीने पहले ही गया था। लेकिन अगर उसका बर्थडे नहीं भी आ रहा और अगर आपका मन है अपने बेटे के पास जाके मिलने का या अपनी बेटी के पास जाने का, तो आप तो भी जा सकते हो। आपको उनसे सिर्फ एक इन्विटेशन लेटर ही मंगानी होती है कि हम अपने मम्मी पापा को बुलाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो आके हमसे यहाँ पे मिल के जाएं। तो ये भी एक चीज़ है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कनाडा में बच्चे बीमार हो जाते हैं या फिर कोई इमरजेंसी आ जाती है, उस केस में भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इमरजेंसी जो वीज़ा होता है वो आपको 1 दिन में मिल जाता है।
लेकिन इमरजेंसी मतलब कुछ बड़ी चीज़ हुई होनी चाहिए। जैसे अभी रिसेंट हमारे पास एक केस आया जिसमें बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और उसके सिर पे काफ़ी चोट लग गई, तो बाय चांस मिस हैपनिंग होगी, तो उस केस में उनके पेरेंट्स को उन्होंने एम्बेसी ने 1 दिन में ही वीज़ा दे दिया। वो सीधे VFS गए और वहाँ से उनको 1 दिन में वीज़ा मिल गया, ठीक है। या फिर कोई बच्चा वहाँ पे डिप्रेशन में है या फिर किसी डॉक्टर ने बुला लिया, तो भी अगर आपके बच्चे किसी प्रॉब्लम में है वहाँ पे, तो आपको वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इमरजेंसी में अपना वीज़ा डालिए, आपको 1 दिन में ही वीज़ा मिल जाता है। लेकिन उसके लिए कुछ कोई एमरजेंसी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप मिलने जा रहे हो, वो कोई एमरजेंसी नहीं है। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੂਰਿਸਟ ਵਿਜ਼ਟਰ ਤੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ क्योंकि है तो कह सकते हैं कोई एक्सपर्ट होएगा वही वीज़ा लगा के देगा। देखिए हाँ, आप किसी भी कंसल्टेंट से अगर आप फाइल अप्लाई कर रहे हो तो आपको हमने बेसिकली डॉक्यूमेंट्स देखने कि आप डॉक्यूमेंट क्या लगा रहे हो। अगर आपका बच्चा कनाडा में है तो कनाडा से उसके डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, ऑस्ट्रेलिया में तो उसके डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, जिस भी कंट्री में वो जिस कॉलेज में पढ़ रहा है उसकी आपको लेटर चाहिए, ठीक है। वहाँ पर वो कितनी देर होगी उसको गए हुए, उसके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, उसके वीज़ा की कॉपी चाहिए। उसके बाद अगर आप यहाँ से जा रहे हो तो ऐसा ही नहीं कि आपके बच्चे के ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपके पास क्या है, क्या आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न पे करते हो, आपको इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए। फिर उसके बाद आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, 3 लाख 4 लाख 5 लाख 8 लाख कितने पैसे पड़े हैं, वो आपको चाहिए। इसके बाद ही आप अपनी फाइल लगा सकते हो, लेकिन आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग रीजंस दिए होने चाहिए और आपकी फाइल दिखने में अच्छी होनी चाहिए, तभी वीज़ा ऑफिसर आपको उस पे वीज़ा देगा। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ SOP ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ पेरेंट्स ਦੀ, ਜੇ ਅगर ਕਿਸੇ पेरेंट्स ने किसी बच्चे को जाना आपके को, पेरेंट्स जा सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स जा सकते हैं, दादा दादी नाना नानी जा सकते हैं अपने पोते पोती से मिलने या फिर अपने इनसे बच्चों से मिलने के लिए, वो भी जा सकते हैं। होगी बेसिकली ब्लड रिलेशन की गल। लेकिन अगर किसी ने कोई अपने चाचा ताए को चाचे ताए ने अगर उधर जाना है, या फिर कह सकते आप किसी ने ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਸਿਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ प्रोसीजर ਹੁੰਦਾ। देखो अगर तो ब्रदर सिस्टर ने अपने भाई बहन से मिलने जाना है, अगर तो वहाँ पे जो आपका जिसके पास भी आप जा रहे हो, अगर तो वो वहाँ पे PR है या सिटीजन है तो डॉक्यूमेंट्स अलग हैं, तो बात अलग है, तो आपका वीज़ा लगने के चांस ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन अगर वो खुद ही स्टूडेंट पे और आपकी भी एज छोटी है, 17-18 साल है, तो थोड़े से चांस जो है कभी कभार कम हो जाते हैं। लेकिन उस केस में ये डिपेंड करता है आप जिसके पास जा रहे हो उसके डॉक्यूमेंट तो अलग बात है, आपके खुद के यहाँ के डॉक्यूमेंट क्या है। जैसे अगर छोटा भाई बहन जा रहा है, अगर वो 10-11 साल का है तो वो अपने माँ बाप के साथ जा सकता है, अपने बड़े भाई बहन के पास। लेकिन अगर कोई 18-19 साल का है तो भी वो कहाँ पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है, हमें उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर कोई 22-23-24 साल का है लेकिन वो इंडिया में कुछ नहीं करता, जैसे हम किसी से पूछते हैं कहते हैं हम तो मैम वेले हैं। अगर आप यहाँ पे वेले हो, आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते, आपके पास कोई पैसे नहीं है, तो आपका रिश्तेदार कनाडा में PR है, सिटीजन है, ऑस्ट्रेलिया में सिटीजन है या कुछ भी है, तो फिर आपका वीज़ा मिलना 90% मुश्किल है, मतलब चांसेस जेडे ने कम है। तो आप उस केस में अपना ना तो फाइल कहीं फंसाओ, ना अपना पासपोर्ट किसी को दो, ना ही अपने पैसे कहीं फंसाओ, क्योंकि जो 20 से लेके 30-35 साल की एज है उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स कितने अच्छे हैं वही मैटर करते हैं। आप किसके पास जा रहे हो, चाहे आप दोस्त के पास भी जा रहे हो आपको तो भी वीज़ा मिल जाता है, आप होटल बुकिंग में फाइल करो तो भी वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट अच्छे होने चाहिए, आपके पास आपकी इनकम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए, चाहे पैसे फ्रेश भी हो तो भी चल जाता है। अच्छा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਏ ਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਾ ਆਏ, ਔਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਬੜੀਆ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੀਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ छुट्टी अप्लाई नहीं करती सी कि तुसी अपने डिपार्टमेंट तो एक छोटे-छोटे रीजन कितने नहीं ये रीजन तो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वाले को NOC अपने डिपार्टमेंट से चाहिए ही चाहिए, वो उसके बिना फाइल नहीं लगा सकता। हालांकि उन्होंने होटल बुकिंग भी कराती होंदी है, उत्थे भी पैसे फस गए होंदे ने क्योंकि ਉਹ ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਫਸ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਜੈਨੂਇਨ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ਸੀਗਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਵਾਈਫ ਵੀ, लेकिन एक छोटी जी गलती
देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो होते हैं वो वीज़ा बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, उनको वीज़ा मिल भी जाता है, लेकिन एनओसी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो उनको चाहिए ही चाहिए। अपने जिस भी डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं उनको वहाँ से सैंक्शन करानी पड़ती है। चाहे आप 10 दिन की छुट्टी ले लीजिए, 15 दिन की छुट्टी ले लीजिए, वो भी आपके काम आ जाती है। जो लोग आर्मी में हैं उनको भी ये सब कुछ दिखाना पड़ता है कि हम आर्मी से अगर जा रहे हैं तो हम क्यों जा रहे हैं, कितने दिन की छुट्टी ग्रांट हुई है और नहीं हुई। जो लोग आर्मी से रिटायर हो चुके हैं उनसे तो बेसिकली वैसे उनसे भी आर्मी के सारे डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं, क्योंकि अगर आप आर्मी से रिटायर हो चुके तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। आपको छुट्टी तो बिल्कुल चाहिए होती है, चाहे आप गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो, क्योंकि अगर आप छुट्टी दिखा देते हो उससे आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बिल्कुल। हुण ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਬੈਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਬੈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੈਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਟੂਰਿਸਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बैन आपको किसी भी केस में लग सकता है, चाहे वो स्टडी है, टूरिस्ट है, ओपन वर्क परमिट है, हर एक में बैन लगने के चांस है। अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट दिया, कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट दिया और वो वेरीफाई नहीं हुआ तो आपको बैन लगेगा ही लगेगा। तो बेटर है ना तो झूठ बोलो ना कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट लगाओ। अब कोई फेक आईटीआर बना के डाल देता है तो वो बैन लगेगा ही। जैसे एम्बेसी उसको वेरीफाई करेगी, वो बोल देगी कि आपने वेरीफाई करने ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ? ਐਮਬੈਸੀ ਵੈਰੀਫਾਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ, मतलब ਕਿਵੇਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ डॉक्यूमेंट? एम्बेसी के पास अपने सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आपकी 10वीं 12वीं उनके पास सीबीएसई के पोर्टल्स होते हैं, बोर्ड्स के पोर्टल होते हैं, लोकल बोर्ड के, वो उनके पोर्टल पे जाके आपकी डिग्रियां वेरीफाई कर लेते हैं। उन्होंने पोर्टल पे जाके जो सर्टिफिकेट अपलोड करना है, नहीं तो उन्होंने आपका स्टूडेंट आईडी नंबर डालना है या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और उनको पता चल जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या फेक है। ठीक है, आइल्स वो आपका आइल्स से वेरीफाई कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके। उसके बाद जो आईटीआर है, आईटीआर में भी जो आपका नंबर है वो डाल के आईटीआर आपकी वेरीफाई कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई नहीं होगा वो डॉक्यूमेंट की वजह से आपको बैन लगने के चांस होते हैं और वो लग सकता है। इसीलिए फेक डॉक्यूमेंट, जैसे कुछ बच्चे, जब हमें सुनने में आता है कुछ बच्चे बताते हैं कि उन्होंने किसी और की डॉक्यूमेंट था उसको एडिट कर दिया, एडिट करके आपने तो लगा दिया, लेकिन उनके सॉफ्टवेयर इतने स्ट्रॉन्ग है कि अगर आपने कुछ एडिट किया हुआ है तो वो आपको 2 मिनट में पकड़ लेंगे। मतलब ਤੁਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਕਿ 700 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ 700 स्टूडेंट ने भी कोई ना कोई गलती तो ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। उनकी गलती सिर्फ यही है कि उन्होंने एजेंट को डॉक्यूमेंट दिए, अगर एजेंट ने ऑफर लेटर दी तो उन्होंने कुछ ऑफर लेटर वेरीफाई नहीं की या उन्होंने कुछ भी रीचेक नहीं किया, फीस वगैरह अपनी रीचेक नहीं की, उनकी गलती यही हो सकती है। लेकिन उस टाइम में और आज के टाइम में बहुत फ़र्क आ चुका है। आज की डेट में जब भी बच्चे की ऑफर लेटर कॉलेज में अप्लाई होती है, बच्चे को हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि वो अपनी ईमेल आईडी दे और उसी पे सब कुछ है। फेक डॉक्यूमेंट के चक्कर में आप तभी फंस सकते हो। टूरिस्ट वीज़ा में भी जो आपकी ईमेल आईडी मांगी जाती है, कोशिश आपको यही करनी चाहिए कि ईमेल आईडी आप अपनी ही दो, ताकि अगर एम्बेसी की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आए या कुछ भी मांगा जाए या आपको बुलाया जाए तो वो ईमेल आपको ही आए। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए। बिल्कुल। देखो, ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ 700 ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ 18-19 ਦੇ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਆਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਸ ਗਏ। 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੱਢ ਲਏ, ਪੀਆਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਬ ਫਸੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇੱਥੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਿੱਚ फंस गए तभी बैन हो जाओगे। बिल्कुल। आपको देखो, जब जो बच्चा स्टडी पे जाएगा वो बाद में वर्क परमिट तो अप्लाई करेगा, फिर वो सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे। वर्क से जब वो पीआर अप्लाई करेगा तब वो डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई होंगे, तो कभी ना कभी तो बच्चा फंस ही सकता है। वैसे ही जब आप विजिटर पे जा रहे हो, आज तो चलो अगर हम कनाडा की बात कर लें, आज आपने विजिटर लगाया, आप अपने बच्चे के पास जा रहे हो, मिल के आप आ गए, कल को आपका बच्चा वहाँ पे सिटीजन हो गया तो आप सोचोगे कि अब मैं सुपर वीजा अप्लाई कर लेता हूँ। जब आप सुपर वीजा अप्लाई करोगे तब भी तो आपकी वही फाइल चेक होगी, क्योंकि जो पुराने डॉक्यूमेंट, प्रीवियस रिकॉर्ड तो पूरा चेक होगा। या कल को आपका बच्चा आपकी पीआर ही डाल देता है, वो बोलता है कि मेरे को भी अपने माँ बाप की पीआर डालनी है क्योंकि बच्चा आपका सिटीजन है, या आपकी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करता है, तो भी वो पुराने डॉक्यूमेंट सारे के सारे चेक होने ही हैं। तो ऐसा ना हो कि आपको अभी वीजा मिल जाए और बाद में फंस जाओ। मतलब पहले ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋ ਹੋਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਗਲਤ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੈਨੂਅਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਡਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, और 1 साल के बाद उन्हें अपने अगर किसी ने पेरेंट्स ਨੂੰ बुलाना है तो 1 साल के कोर्स ਲਈ भी बुला सकता है। अगर कई बार मैं ਹੁੰਦਾ कि ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਐਮਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਫਾइल ਦਾ, जब तक उसकी स्टडी कंप्लीट होने वाली होती है। नहीं ऐसा तो जब उसकी स्टडी कंप्लीट होने वाली है तो वो कॉन्वोकेशन पे बुला सकता है अपने माँ बाप को। अगर किसी बच्चे को अपने माँ बाप को बुलाना है, अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे से मिलने जाना चाहते हो तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा वहाँ पे कितनी देर से है, कब गया है, कितने साल के कोर्स में गया है, कौन से कोर्स में गया है, उन चीज़ों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हो या अगर पेरेंट्स कोई भी अपने बच्चों के पास जाना चाहते हैं तो उनको सिंपल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बस वो लीजिए और वो अप्लाई कीजिए कि हम अपने बच्चों से मिलने के लिए जाना चाहते हैं। जे हुण मैं गल करा, कई बार आप देखते होंगे कि ट्रैवल हिस्टरी नाम का एक बड़ा मतलब बहुत बड़ा साडे आस-पास दे विच सुनदे होने कि ट्रैवल हिस्टरी जिहड़ी है होनी चाहिए है। ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਪਾਂ 2-4 ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कनाडा अप्लाई करना। ट्रैवल हिस्ट्री पेरेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। पेरेंट्स का फ्रेश पासपोर्ट है वो जा सकते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री पेरेंट्स के लिए नहीं चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री जैसे मैंने पहले बोला हमें उन लोगों के लिए चाहिए जिनकी उम्र 20, 22, 23 साल से लेके 35, 40 साल तक है और जो बोल रहे हैं पहली बार में कि मुझे कनाडा भेज दो या मुझे यूएस भेज दो। तब वो पूछते हैं कि आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, क्या आप कभी सिंगापुर, दुबई जैसी कंट्री में गए हो या सीधे ही आप एक बड़ी कंट्री में अप्लाई कर रहे हो। वो भी उन के केस में आता है जिनकी ITR बड़ी लो होती है, 3 लाख 3.5 लाख की भरी हुई है। हाँ, अगर आपकी ITR स्ट्रॉन्ग है, 7-8 लाख की आपके बैंक में पैसे पड़े हैं तो उस केस में ट्रैवल हिस्ट्री से भी फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, अगर आप घूमने जाना चाहते हो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या UK तो आप जा सकते हो, तब ट्रैवल हिस्ट्री की भी जरूरत नहीं होती। बिल्कुल, मतलब ये है कि गल जे मुकदी इत्थे है कि अगर तुसी ITR अपनी डॉक्यूमेंटेशन मतलब अगर तुसी पैसा ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੈਨੂਇਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ भी कंट्री ਤੁਹਾਨੂੰ आने तो रोक नहीं सकती। बिल्कुल, कोई भी कंट्री आने से नहीं रोक सकती, बस आपके पास वही है, अगर आप घूमने जा रहे हो तो आपके पास उतने पैसे होने चाहिए, क्योंकि आपके पास टिकट के पैसे होने चाहिए, वहाँ जाके रहने खाने पीने के पैसे होने चाहिए आपके, और वो भी पुराने होने चाहिए। अगर आप होटल बुकिंग पे जा रहे हो, अगर आप होटल बुकिंग कितने पुराने होने चाहिए? 5-6 महीने पुराने होने चाहिए। एक्चुअली ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। खेतीबाड़ी जो करते हैं तो पिंडों में देखो, पंजाब में तो ऐसा किसी का कोई ना कोई बाहर रहता ही है, तो उनके लिए बेस्ट यही है कि वो अपने दोस्त, भाई, मित्र, बच्चे, चाचा, नाना जो भी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, US कहीं पे भी रहता है उनसे स्पॉन्सर मंगा ले। अगर वो उनसे स्पॉन्सर मंगा लेंगे तो उनका केस थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है कि वो नहीं, उन्हें जाके किसके घर पे रहना है, ठीक है। उसके बाद अपने अकाउंट में पैसे दिखा दे, इनकम टैक्स रिटर्न तो हमें चाहिए ही है, तो वो दिखा के वो अपना केस लगा सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें कोई स्पॉन्सर करने वाला नहीं है तो फिर उसके बाद फिर हम कहते हैं कि थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री हो तो बेटर है। स्पॉन्सरशिप ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾ ਦਿਓ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ। ਨਹੀਂ, ਹਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਤੇ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਦਾ नहीं है, ਤੁਸੀਂ स्पॉन्सरशिप मंगा दो। देखिए, स्पॉन्सरशिप पे हम जर्नली कहते हैं कि स्पॉन्सरशिप काफ़ी लोग होते होंगे जो मंगा के भी देते होंगे, बट स्पॉन्सरशिप की इतनी भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो आप ना मंगा सके। आपका कोई भी रिलेटिव कहीं पे रहता है, आप उनसे एक लेटर ही तो मंगानी है। आप सिंपल लेटर मंगा लीजिए कि आप उनसे मिलने जाना चाहते हैं कोई ना कोई रिश्तेदार से, क्योंकि स्पॉन्सरशिप अरेंज जो आपकी करके दे रहा है वो किससे कर रहा है, आप उससे अपना ब्लड रिलेशन कैसे दिखाओगे या अपना रिश्ता कैसे दिखाओगे, बिल्कुल वो भी मुश्किल है। देखो, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਮੰਗਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ उससे भी श्योरिटी थोड़ी ना कि वीजा आएगा। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਲੈਟਰ ਦੇਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਈਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ? बहुत कम। जो टूरिस्ट वीज़ा है या जो विजिटर वीज़ा है इसमें इंटरव्यू हमने आज दिन तक बहुत ही कम देखा है। मतलब कोई 1000 में से किसी एक का आ गया तो आ गया, बट जर्नली नहीं आता। हाँ, उनका आ सकता है जिनकी उम्र छोटी है, उनको फिर भी आ सकता है। जो माँ बाप हैं या चाचा चाची हैं, नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, इनको इंटरव्यू आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अच्छा, एक बार मैं तुहानू पुछना चाहांगा बेसिकली, क्योंकि हुण मेरे दिमाग दे विच खेतीबाड़ी की गल करती सी तो एक गल होर मेरे दिमाग दे विच आ गई, क्योंकि लोगों का भी ये क्वेश्चन हुंदा है कई बार आपां देखदे हां कि इत्थे जिहड़ा एग्रीकल्चर बेस्ड बंदा है, हुण कैनेडा दे विच
ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਐਗਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਲਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੀਕ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਟਾਈਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਸਹੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। देखिए वो तो बहाना ही है एक, आप कोई भी बहाना लगा लो कि मैं बिजनेस सीखने जाना चाहता हूँ, अगर आपको वहाँ से लेटर आ रही है आप अप्लाई तो उस पर कर ही सकते हो, लेकिन क्या उस पर वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा ये तो एम्बेसी के हाथ में ही है, तो उसके ऊपर कोई श्योरिटी नहीं दी जा सकती। इसीलिए आप अपने पैसे ना फंसाओ। हाँ, अगर आपको कोई वीज़ा लगा के दे रहा है वो आप देख सकते हो, लेकिन अगर आप पहले आपसे कोई बहुत पैसे मांग रहे हो तो आप उसमें पैसे ना ही फंसाओ तो बेटर है। अगर वीज़ा विनर के ऑफिस किसी ने विजिट करना हो तो तुसी की कहना चाहोगे कि की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो नाल लेके आन? देखिए अगर आपने विजिटर वीज़ा पे आना है तो आपके पास अगर आपके बच्चों के कोई डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं वो लेके आइए, और साथ में अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं या आपके बैंक की जो कॉपी होती है या जो बैंक सर्टिफिकेट होता है वो लेके आइए, जिससे हम आपका केस थोड़ा बेटर वे में देख पाएंगे। अगर टाइम की गल करा मैं तो किन्ना की प्रोसैसिंग टाइम, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा का लोगों को पता है कि मतलब कह सकते आप 30 दिन तो लेके 90 दिन के बिटवीन जो एम्बेसी टाइम ले रही है। अभी जो विजिटर वीज़ा है जो पेरेंट्स का है वो तो 10 से 15 दिन में ही आ रहे हैं, मतलब 10 से 15 दिन में वीज़ा जो रिजल्ट आ रहे हैं। ਤੇ कह सकते आप कि टाइम ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ बहुत घट एम्बेसी आज ਦੀ डेट 'ਚ ले रही है और वीज़ा आ रहे हैं, वीज़ा जल्दी आ रहे हैं, 10 से 15 दिन में आपके रिजल्ट आ रहे हैं, तो उसमें और सक्सेस रेट भी अच्छा ही है। तो ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਔਰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਬੇਗੋਵਾਲ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਪੂਰਥਲਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਹਾਂ। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह, ਅਸੀਂ सिरसा डिस्ट्रिक्ट ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ 7 ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰਸ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰਸ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਫਾਈਲਾਂ ਜਲਦੀ ਲਵਾਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦਮ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਨੂਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। मेरा नाम पूनम ज्योति है, मैं जगराउं से हूँ। पहले मेरी एक रिफ्यूजल थी, फिर मैं वीज़ा विनर से अपना वीज़ा अप्लाई किया तो आज मेरा वीज़ा लग के आ गया। मैं वीज़ा विनर का धन्यवाद करती हूँ। मैं बलबीर कौर, मेरा कनाडा का वीज़ा आया, सबको थैंक यू वीज़ा विनर। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम हरजीत सिंह है। हाँ जी, सत श्री अकाल, मेरा नाम सुखमिंदर कौर है, ਅਸੀਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਵਾਓ ਇਹਨਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। विनर तो अपना वीज़ा अप्लाई किया सी और मेरा आज वीज़ा विनर सक्सैसफुल लग गया। तो मैं बाकी सब वीज़ा विनर की सारी टीम का बड़ा ही धन्यवाद करता हाँ, जिन्होंने मेरा वीज़ा बड़ी अच्छे तरीके नाल लगाया। बाकी मैं सब अपने भरावां नूं बेनती करना, कदे भी अगर वीज़ा लगाना होए तो वीज़ा विनर वालियां को तो अपना वीज़ा लगाओ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। मैं नवदीप कौर, मैं लुधियाना तो बिलोंग करती हाँ। तो साडा अज मेरे हसबैंड का तो मेरा विजिटर वीज़ा जोड़ा है वीज़ा विनर ऑफिस के विच आया। तो मैं अज बहुत खुश हाँ तो और मैं वीज़ा विनर के सारे मैंबर्स का बहुत धन्यवाद करती हाँ, और सारे ही कोऑपरेटिव तो हार्ड वर्किंग ने। तो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ यही सुझाव देनी हाँ कि सारे जो है एक बारी विजिट करन, ते जो कि इन्हां दा एड्रैस वीज़ा विनर कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड 32C चंडीगढ़। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम परमिंदर कौर है, मैं रोपड़ जिले तो बिलोंग करती हूँ। अज मेरा विजिटर वीज़ा लग आया है, मैं वीज़ा विनर तो बहुत धन्यवाद करती हूँ।